विजयनगर साम्राज्य, जो कि हम्पी साम्राज्य के रूप में जाना जा रहा है, तो जिस प्रकार से आपको पता होगा कि उत्तर भारत का जो उत्तरी भाग है वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जो राजनीतिक सत्ताधारी जो भी शासक आए वो सब उत्तर भारत से ही शासन किए। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वो मेन रूप से अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ही जाना जाता है। सांस्कृतिक गतिविधि कह सकते हैं, उसमें आप स्थापत्य कह सकते हैं, साहित्य की रचना कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ के मामले में दक्षिण भारत जो है विशेष रूप से फेमस हुआ। तो ये लिखा हुआ है, उत्तर भारत प्राचीन काल से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा, जबकि दक्षिण भारत उसी समकालीन परिस्थिति में सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। और आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य ये सब जो थे ये संगम काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऋषि जो भी विद्वान हुआ करते थे तमिल, उनका मिलन हुआ करता था साल में एक आध बार। तो उससे क्या हुआ कि इस काल का ही नाम संगम काल रख दिया गया था। काल में दक्षिण भारत की एक विशिष्ट संस्कृति थी। ईसा पूर्व प्रथम सदी में तीनों राज अस्तित्व में आ चुके थे। कौन कौन? तो चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, संगम युग के पश्चात चोलों का पुनरुत्थान। देखिए, चोल भी इसके पहले आपने हमको इसे भी कंटेंट में आपको पढ़ा रखे हैं। चोल अपने जो स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। चोल की जो नौसेना प्रमुख थी, तो चोल के बारे में आपने पढ़ा ही, विजयालय के बारे में भी पढ़ा होगा उसमें। तो शुरुआती दौर में ऐसे तो तीसरी सदी में ही चोल का उत्थान हुआ था, लेकिन फिर दोबारा चोल 9वीं सदी में पुनरुत्थान हुआ था। शक्तिशाली शासक आए थे। इन वंशों ने दक्षिण भारत में स्थापत्य को क्या किया था? चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया था। यानी स्थापत्य कला के विकास में चोल, पांड्य, पल्लव इन सब की भूमिका रही थी। ठीक है, अब मेन रूप से हम पढ़ रहे हैं क्या? तो हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर जो साम्राज्य है वो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी, दो नदी है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच एक रायचूर दोआब है, जो कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, जो कि दक्षिण भारत में यहाँ पे है। ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो दोआब है उसी को हम लोग बोलते हैं रायचूर दोआब। ठीक है, और रायचूर दोआब में एक तरफ जो है बीजापुर बहमनी साम्राज्य चाह रहा है कि जो मुस्लिम शासक हैं वहाँ पे वो चाह रहे हैं उस पर आधिपत्य करना, वहीं विजयनगर स्वयं जो है इसको आधिपत्य करना चाह रहा है, वहाँ के शासक चाह रहे, चूँकि यह एक बहुत धनी मनी क्षेत्र था, चूँकि खेती फसल अच्छी होती थी। और दक्षिण भारत का मैक्सिमम पार्ट आपको पता होगा पठारी एरिया है, जिस कारण से जो है खेती उतनी अच्छी बेहतर नहीं होती थी। तो जो दोआब का एरिया था तो उसको सभी शासक जो है हथियाना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन रूप से कहानी रायचूर दोआब से ही लेकर के आगे चल करके चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच जो रायचूर दोआब था दक्षिण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पर अधिकार करने को लेकर के सभी शासक, चाहे वो राष्ट्रकूट हों, चाहे पल्लव हों, चाहे चोल हों, सभी आपस में संघर्ष करते रहते थे रायचूर दोआब को जीतने के लिए, उस पर शासन करने के लिए। ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य भी संघर्ष का यही प्रमुख कारण था, चूंकि वह एरिया जो था उपजाऊ था। उत्तर में बहमनी साम्राज्य है, उत्तर में क्या है? बहमनी साम्राज्य है। वहीं दक्षिण में क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य। आप नोट्स में देखेंगे तो वहाँ क्लियर दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा लाइट के कारण आपको कम दिख रहा होगा। चलिए, इस संघर्षों का कारण रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा गया। इसी कारण से दक्कन का, दक्षिण भारत का युद्ध स्थल किसको कहा गया है? तो रायचूर दोआब को कहा गया है। इन संघर्षों के बावजूद यहाँ पर सांस्कृतिक जो गतिविधि है, जो परंपरा है, उसका निर्बाध रूप से जो है विकास होता रहा। ठीक है, तो विजयनगर शासकों को मेन रूप से स्थापत्य के लिए जाना जाता है, और जो उन्होंने उस समय कालीन परिस्थिति में जो उसने अपने साम्राज्य का जो स्थापत्य कला का विकास किया है, जो आज के लिए भी, आज के विज्ञान के दौर में भी वह बहुत आश्चर्यजनक लगता है। तो इसीलिए विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना दक्षिण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ के शासकों ने जिस प्रकार से एक साम्राज्य बनाया, और पूरे उस समय में जब पूरे भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था,
और उस परिस्थिति में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, वो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है वहाँ पर। ठीक है, देखिए 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान को परास्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये है इतिहासकार के बारे में जिन्होंने ये खोजा, विजयनगर जो हम्फी साम्राज्य है उसको खुदाई में खोजा। तो 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान को परास्त कर जब ईस्ट इंडिया कंपनी, टीपू सुल्तान के साथ आपको पता होगा युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब वह कंपनी विजयनगर को मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया, तो वहाँ पे पुराविद जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरातात्विक स्थल की खोज करते हैं, कर्नल कॉलिन मैकेंजी नाम था, ने सर्वप्रथम विजयनगर का जो है एक मानचित्र तैयार किया और सर्वेक्षण किया था। अलाउद्दीन खिलजी दक्कन के इलाके को जीतने के वाला पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, बाद में जाकर के खिलजी वंश आएगा, ठीक है, नहीं सॉरी इससे पहले ही रहता है खिलजी वंश, चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये है, हमने आपको बताया था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, तब लोदी वंश आता है लास्ट में। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो था दक्षिण भारत पे अटैक करके, जो कि वहाँ का जो शासक है दिल्ली का, ठीक है, खिलजी आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत काल में, तो अलाउद्दीन खिलजी दक्कन इलाके को जीतने वाला पहला शासक था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक जो है MBT, जिसको कि पगला बादशाह के नाम से जाना गया है, शासन काल में अधिकांश दक्षिण प्रदेश जो थे स्वतंत्र हो गए थे। यानी इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को, ठीक है, जीत तो लिया था, लेकिन आगे चल कर के मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल आते आते यह साम्राज्य के जो तो यहाँ पे क्या होता है कि आते आते फिर से यह साम्राज्य जो है वो स्वतंत्र हो जाता है, और यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, हरिहर और बुक्का या जो भी हिंदू शासक हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो स्वतंत्र घोषित कर दिया, और 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए हरिहर और बुक्का को भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। ये भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आगे चल करके फिर इसने अपने आप को शुद्धिकरण करवाया। ठीक है, और फिर इसने जो है हरिहर ने 1336 ईस्वी में, हरिहर प्रथम भी इसको बोलते हैं, ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली या स्थापना की। ठीक है, विजयनगर का ऐसे वास्तविक में इसका नाम रखा गया था विद्यानगर, लेकिन विद्यानगर से आगे चलकर फिर विजयनगर इसका नाम पड़ता है। तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने, चूँकि विद्या जो थे, विद्यानंद नाम के जो है इनके गुरु थे जिन्होंने इनको शुद्धिकरण किया था, तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य रायचूर दोआब के दक्षिण भाग में स्थित था। रायचूर दोआब के दक्षिण वाले भाग में विजयनगर साम्राज्य था, वहीं उत्तर वाले भाग में क्या था, बहमनी साम्राज्य था। उत्तर भाग में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, तो वहीं जो बहमनी साम्राज्य है वो मुस्लिम साम्राज्य था। इस समय उत्तर भारत में जो दिल्ली का एरिया है, उत्तर भारत का जो एरिया है, वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, यानी 1325 से 51 जो मोहम्मद बिन तुगलक MBT का शासन है, वो आपका उत्तर भारत यानी दिल्ली में सल्तनत काल का समय चल रहा है। वहीं आपके दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक है, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किया है। सबसे पहला है संगम काल। संगम वंश के ही तहत हम लोग हरिहर और बुक्का के बारे में पढ़ते हैं। 1336 से 1485 का प्रमुख राजा होता है। हरिहर जो है, जिसको हम हरिहर प्रथम भी कहते हैं, 1336 से 1354 तक शासन करता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बुक्का, इसका भाई, छोटा भाई रहता है, उसने 1354 से 1378 तक शासन किया। ठीक है, फिर उसके बाद हरिहर द्वितीय आता है इसी वंश का। ठीक है, उसके बाद देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी में शासन करते हैं। निकोली कॉन्टी जो कि यात्री है, विदेशी यात्री है, वो इसी के समय आएगा। निकोली कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में आएगा। फिर देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक, जो कि उस समय के साहित्यकार हैं, जिन्होंने कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपने ग्रंथ में भी लिखा है। अब्दुल रज्जाक के भी कीर्ति से
जो उन्होंने साहित्य लिखा है उससे भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष 1446 से 1485 तक शासन किए। तो ये सब सारे संगम वंश के हैं। उसके बाद यहाँ पे शासन करता है विजयनगर में सालू वंश। सालू वंश का जो प्रमुख शासक जो है एक ही रहता है मेन रूप से 1486 से 1505 ईस्वी में, जो कि नरसिंह सालूब होता है। ठीक है, तो इसने भी इससे सत्ता हथियाई थी जब कमजोर देखा, क्योंकि सामंती गुण यहाँ भी है, सामंतवादी व्यवस्था टाइप का यहाँ भी है, न्यायंकर व्यवस्था यहाँ भी है। तो इसने क्या किया था, जब कमजोर पड़ा तो उसकी हत्या करके ये अपना स्थापित कर लिया था नरसिंह सालूब ने 1486 से 1505 ईस्वी में। यहाँ पे सालूब वंश रहता है। फिर सालूब वंश के भी अंतिम शासक को यहाँ पे हरा करके मार करके तुलुब वंश की स्थापना हो जाती है। 1505 से 1570 ईस्वी रहता है। वीर नरसिंह 1505 से 1509 रहता है। वहीं इसी तुलुब वंश का ही जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक है कृष्णदेवराय, जो कि इसका जो पीरियड है वो दक्षिण भारतीय इतिहास का क्लासिकल एरा कहा जाता है। कृष्णदेवराय इसी के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तेनालीरामन के बारे में आपने सुना होगा, तेनालीराम इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो कृष्णदेवराय का जो युग है वो दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य का कह सकते हैं कि सबसे क्लासिकल एरा है, सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन एरा के रूप में भी आप कह सकते हैं। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी का शासन पीरियड है, जिसके बारे में बाबरनामा में जो है बाबर ने भी चर्चा किया है कृष्णदेवराय के बारे में। ये एक विद्वान व्यक्ति भी हैं, राजा तो है ही, शासक तो है ही, साथ साथ इन्होंने कई साहित्य की रचना भी की है। तो कृष्णदेवराय महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कृष्णदेवराय से निश्चित रूप से पूछ ही देगा। आगे बहुत सारा थ्योरी का पार्ट होगा, उसमें कृष्णदेवराय के बारे में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़िए क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़िए तो। कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक था। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया और उसकी कन्या से विवाह कर लिया था कृष्णदेवराय। 1520 ईस्वी में उसने सुल्तान आदिल शाह को भी पराजित करके बीजापुर को जीत लिया था। तो बीजापुर को जीतने वाला शासक कौन है, तो कृष्णदेवराय है। कौन सा शासक है, बीजापुर को किसने जीता है, तो कृष्णदेवराय ने जीता है। अब देखिए, वह एक महान विद्वान तथा कला और विद्या का पोषक था। तेलुगु राजनीति में उसने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किसने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है, पूछेगा आपके एग्जाम में। अमुक्त माल्याद ग्रंथ है वो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा जो अमुक्त माल्याद जो है वो रचना कृष्णदेवराय की ही है। उसने संस्कृत का जो एक नाटक लिखा है जाववंती कल्याणम, यह भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है जाववंती कल्याणम किसकी रचना है। जाववंती कल्याणम जो रचना है वो आपका कृष्णदेवराय का ही है। याद रखिएगा जाववंती कल्याणम किसकी रचना है, तो कृष्णदेवराय की रचना है। और इसके दरबार में अष्टदिग्गज जो 8 विद्वान, कई बार पूछेगा किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो याद रखिएगा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। तेनालीराम इन्हीं के दरबार में रहते थे। उसने स्वयं को आंध्र भोज कहा है, किसको, स्वयं को भोज वहां के राजा को कहा जाता था। नहीं, कई बार सुनते कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो भोज जो है राजा का ही उपाधि है। ठीक है, जैसे विराट, उत्तर भारत में विराट राजा को कहा जाता था। ठीक है, वही पूर्वी भारत में सम्राट की संज्ञा दी गई है, सम्राट अशोक बोला जाता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भोज कहा जाता था। चलिए, अच्युत देवराय कृष्णदेवराय के बाद का जो है यह शासन पीरियड करता है 1530 से 42 तक। अच्युत देवराय के बाद सदाशिव जो कि कृष्णदेवराय का भतीजा है वो शासन करता है। राज की वास्तविक शक्ति इसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में जब जाती है
राम राय के समय ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्योंकि राम राय विश्वास करता है, उसको रहता है कि जो मुस्लिम शासक जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 भागों में बट जाता है, ठीक है। तो ये आपस में फूट डाल करके चाह रहा था कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, लेकिन वहां पे जो भी मुस्लिम शासक रहते हैं उनमें एकता आ जाती है, वो सब मिल करके फिर राम राय जो यहाँ का प्रधानमंत्री बना हुआ रहता है तो उसके साथ युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में, और फिर उसमें राम राय की हत्या की जाती है। इसे वृद्ध हो चुका होता है, लेकिन इसकी हत्या कर इसके सर को काट करके भाला के नोक पे पूरे साम्राज्य में घुमाया जाता है। पूरे विजयनगर साम्राज्य, हम्पी साम्राज्य को जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने लूट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर राम राय ने बहमनी राज्यों में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। किसने ये नीति अपनाया था? लेकिन राम राय ने अपनाया था। कुछ शुरुआती दौर में इसको सफलता भी मिली, लेकिन आगे चल करके वो लोग समझ चुके थे ये फूट डाल करके हम लोग पे शासन करने का या साम्राज्य को कमजोर करना चाह रहा है, तो सब एक हो गए। तो इस समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था। जब इन बहमनी राज्यों को समझ में आया कि राम राय हम में क्या करता है, फूट डाल रहा है और इस्लाम को अपमान कर रहा है, तब वे राम राय के खिलाफ एकजुट हो गए और उन्होंने मिलकर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ये तीनों मिल करके 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध अगर पूछेगा तालीकोट का युद्ध कब हुआ था तो याद रखिएगा 1565 ईस्वी में महत्वपूर्ण है भी भैया है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो आपका कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तालीकोट का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। अहमदनगर के निजाम शाह ने राम राय का सिर काट करके एक भाले पर टांग कर घुमाया। इस प्रकार न केवल राम राय अपितु समस्त विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया गया। तो याद रखिएगा किसके समय में? तो राम राय के समय में, जो कि तुलुप वंश का शासक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का लगभग पाठ समाप्ति हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आरवीडू वंश का वहां पे शासन स्थापित होता है, जो कि 1570 से 1615 ईस्वी के बीच में रहता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात तिरुमाल ने आरवीडू वंश की स्थापना की। आरवीडू वंश ने पेनुकोंडा एवं चंद्रगिरी से शासन किया, ठीक है। कोंड जो है वहाँ के राजा या कह सकते शक्तिशाली व्यक्ति को कहा जाता है, पेनुकोंडा जगह का नाम है, एवं चंद्रगिरी से शासन किया। श्रीरंग याद रखिएगा, श्रीरंग ये सीधे रंग लिखा हुआ है। श्रीरंग जो होता है वो इस वंश का, यानी श्रीरंग जो है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक होता है। अगर पूछेगा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो श्रीरंग तृतीय, याद रखिएगा श्रीरंग तृतीय जो है वो विजयनगर का अंतिम शासक था। अगर पूछेगा वो किस वंश से था, आरवीडू वंश से था, ठीक है। अब देखिएगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ की प्रशासनिक इकाई, राज व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाता था। तो यहाँ पर एक व्यवस्था थी नायंकर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था एक प्रकार से कह सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी व्यवस्था है या जमींदारी या जागीरदारी व्यवस्था है, उसी प्रकार का था। जागीरदारी व्यवस्था के नायंकर व्यवस्था कहा जाता था। दक्षिण भारत में जो जागीरदारी यानी जो सेना की टुकड़ी के लिए जो है सरकार या वहाँ का राजा जो है वो जमीनें दे रहा है, तो भू सामंत नायक कहलाते थे, यानी भूमि के मालिक, यानी कुछ एरिया दे दिया जाता था, उसके बदले में उनको सेना रखना होता था। तो जो सामंत होते थे उन्हीं को नायक कहा जाता था, और सैनिक सामंत भी नायक कहलाते थे। ये मैक्सिमम लोग सेना ही होते थे जिनको एक बड़ा भूखंड दे दिया जाता था सेना को रखने के बदले में, ठीक है। और जब युद्ध होता था ये लोग सेना सप्लाई करते थे शासक को। राजा सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करते थे। सैलरी नहीं मिलता था, क्या मिल रहा था? भूमि। इस प्रकार भूमि को जो राजा के द्वारा जो भूमि सैनिकों को या अधिकारियों को जो दिया जाता था, उस भूमि को अमरम कहते थे। क्या कहते थे? उस भूमि को अमरम कहा जाता था, और इसके प्राप्तकर्ता को अमर नायक कहा जाता था। याद रखिएगा, अमर नायक
जो राजा के द्वारा मुफ्त में यानी बिना टैक्स फ्री कर के बिना जमीन दी जाती थी उसके सेवा के लिए, यानी वो सैन्य या अधिकारी हुआ करते थे, तो उसको अमरम कहते थे उस जमीन को, और जो जिसको दिया जाता था वो अमर नायक कहलाता था। ये याद रखिएगा, अमर नायक क्या है, तो जिसको राजा के द्वारा जमीनें दी जाती थी, टैक्स फ्री जमीनें खास करके सेना या अधिकारियों को दिया जाता था, तो उसी को अमरम कहा जाता है, और जिसको दिया गया है उसको अमर नायक कहा जाता था। तो ये सब छोटे छोटे जो तथ्य हैं उसको याद रखिएगा। देखिए, दक्षिण भारतीय इतिहास को थोड़ा सा मेहनत करके याद करना होता है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर ऑप्शन में ज़रूर सही बना के आइएगा। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आई दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ऑलरेडी कंटेंट में ये सब टॉपिक हमने पढ़ा भी रखा है पहले से भी, तो उसको देखिएगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे टॉपिक को हमने पढ़ा रखा है, ये सब रिवाइज आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आपका करेंट अफेयर्स केवल बचा हुआ है, वो बहुत जल्द 2-4 दिन में आपका फरवरी मार्च अप्रैल का अभी हो ही चल ही रहा है मंथ, तो अप्रैल हो जाता है तो पूरा तीनों इकट्ठा मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, आयंगर व्यवस्था, राज्य, प्रांत और मंडल। देखिए, सबसे पहले राज्य था, उसके राज्य को प्रांत में बांटा गया था, प्रांत को मंडल में बांटा गया था, मंडल को जिला जो कि वलनाडु कहलाता था, और नाडु, अभी भी आप सुने तमिलनाडु, नाडु मतलब होता था गांव, वहां का नाडु किसको कहा जाता था, गांव को। गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई को क्या कहा जाता था, जो गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई थी उसको नाडु कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। आयंगर व्यवस्था कहाँ है, तो विजयनगर साम्राज्य में, दक्षिण भारत में। इस पर 12 व्यक्ति मिलकर के शासन करते थे। जो एक नाडु होता था, जो एक गांव का एक कह सकते हैं गांव की एक बड़ी राजनीतिक इकाई जो हुआ करती थी, तो वहाँ पे 12 लोगों का एक समूह हुआ करता था जो मिलके शासन करता था। इसी को सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। आयंगर किसको कहा जा रहा है, जो गांव में जो शासन होता था 12 लोगों के माध्यम से पूरी व्यवस्था की जाती थी, उसको आयंगर कहा जाता था। याद रखिएगा, इनके पद अनुवांशिक होते थे, यानी पिता का जो पद है तो वो पुत्र को मिल जाता था। इन्हें वेतन के बदले में कर मुक्त टैक्स फ्री जमीनें दी जाती थी शासक के द्वारा, राजा के द्वारा। अमर नायक प्रणाली राजनीतिक संगठन की प्रमुख विशेषता थी। इस प्रणाली के अनेक तत्व सल्तनत कालीन इक्ता प्रणाली, अभी शुरुआत में ही बोला हमने, इक्ता प्रणाली से मिलता जुलता ही था। अमर नायक एक सैनिक अधिकारी होते थे जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां होती थी। उसके देखरेख और उसके भरण पोषण के लिए जो वहां का शासक था उसको कुछ जमीनें टैक्स फ्री दिया करता था अमर नायकों को। तमिल प्रदेश एवं विजयनगर साम्राज्य में भूमि का लगभग 3/4 हिस्सा जो था अमर नायकों के पास ही रहता था। अमर नायक यानी जो विशेष रूप से सेना और अधिकारी हैं उनके पास। और इनका क्या था, तो ये लोग शासन व्यवस्था तो देखते ही थे, सेना को तो रखते ही थे, साथ साथ जो छोटे मोटे काम है आसपास का, जैसे तालाब का निर्माण करना हो गया या कोई भी बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास करते थे ये लोग, या कोई मंदिर है तो उसमें ये लोग उपहार देने का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद कई बार पूछ देगा सिंचाई व्यवस्था, तो विजयनगर के चारों ओर से जो ग्रेनाइट चट्टानों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो चट्टानों को कई प्रकार से जो है जलधाराएं फूटकर खास करके तुंगभद्रा नदी में मिलती है, इससे एक प्राकृतिक कुंड का वहां निर्माण हुआ और इन सभी धाराओं को बांधकर पानी का हौज बनाए गए और उसमें से एक हौज का नाम था कमलपुरम जलाशय, जिसके माध्यम से आसपास सिंचाई की जाती थी। तो कमलपुरम जलाशय कहाँ पे है स्थित, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का है। ठीक है, व्यापार ये लोग मध्य एशियाई देशों के साथ करते थे, खास करके घोड़ा की खरीद ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए इन्होंने घोड़ा की खरीदारी बहुत ज़्यादा किया था। ठीक है, अरब एवं मध्य एशिया से घोड़ों का अत्यधिक आयात किया जाता था। आरंभिक चरण में इस व्यापार का अरब व्यापारियों का एक अधिकार था। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई, चट्टी अथवा घोड़ों को व्यापारी कहा जाता था। चट्टी जो है व्यापारियों को कहा जाता था, याद रखिएगा। कुदिरई, चट्टी या सट्टी लिखा रहे तो समझ जाइए वो व्यापारी को ही सरनेम दिया जाता था, कुदिरई, चट्टी या सट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर मसाला के मामले में वस्त्र और रत्नों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध हुआ था, खास करके मोतियां, हीरे, जवाहरात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था ये। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार मुख्यतः जो मलाया, जो बर्मा है, पुर्तगाल है, चीन है
अरब, ईरान एवं अफ्रीका के साथ उस समय होता था। कपड़ा, चावल, लोहा, चीनी, मसाले बाहरी देशों को निर्यात किए जाते थे और वहां से विशेष करके तांबा और आभूषण आयात किया जाता था। चीन से ये लोग रेशमी वस्त्र का आयात करते थे। ठीक है। किले और सड़कों के बारे में अगर कई बार पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य के सड़क और किले के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा है बेहतर तरीके से, तो याद रखिएगा फारस का एक राजदूत था, फारस। ठीक है। उसका नाम है, जिसको इराक, ईरान बोलते हैं, फारस ये सब देश हैं। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर में दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। यानी चारों ओर से विजयनगर साम्राज्य जो था वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से दीवार बना करके घेरा हुआ था। ये नहीं है कि सीमेंट बालू पे, बल्कि वो ऐसा जैक बनाया गया था कि पत्थर एक दूसरे से अटैच करके दीवार बन जाते थे। तो इसके लिए भी जाना जाता है। 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इन किले बंदियों द्वारा शहर को किला किया गया था, कृषि क्षेत्र को भी किला किया गया था, जंगल को भी, जंगल जो था विजयनगर उसको भी घेरा लगा दिया गया था। सबसे बाहर का जो दीवार था विजयनगर के चारों ओर पहाड़ियों को आपस में जोड़कर निर्मित की गई थी। दीवार में पत्थर के फनकार टुकड़ों का उपयोग किया गया था जो स्वतः जुड़ करके ही अपने स्थान पे टिके रहते थे। उसके लिए जैसे बच्चों लोग को खेलने के लिए आता है ना, जैक सब फंसा के जो है कुछ भी आप आकृति बना देते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे जो है फनाकार जो पत्थर को जोड़ करके ही दीवार बनाए जाते थे जो खुद टिके रहते थे। विजयनगर दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित कई जगह प्रवेश द्वार थे जिसको तोरण के से भी जाना जाता है। इन प्रवेश द्वार शहर तक सड़कें बनाई गई थी। प्रवेश द्वार मेहराब या गुंबदों का प्रयोग किया गया था। इसके निर्माण में इंडो इस्लामिक शैली यानी भारतीय और इस्लाम के शैली दोनों का मिश्रित रूप यहाँ पे दिखाई देता है जो कि प्रवेश द्वार बनाए गए थे। विजयनगर में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ये सड़कें जो है प्रवेश द्वार से लेकर के निकलती थी और कुछ सड़कें मंदिरों के प्रवेश द्वार से निकली हुई थी। सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। ये सब इसकी विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ है, विजयनगर के विशेषताओं के बारे में। स्थापत्य के बारे में जानिए। इस साम्राज्य को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो धार्मिक स्थापत्य जो मंदिर निर्माण शैली है, दूसरा यहाँ के जो राजमहल थे वो भी बहुत बेहतर तरीके से सजाए गए थे, तीसरा है नागरिक जो नगर था वो भी बहुत तरीके से सजाया गया था। धार्मिक के रूप में मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, राजशाही राजमहल के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो राजमहल था ऊपर में कमल नुमा आकृति बना हुआ था। यहाँ तक कि हाथियों को रहने के लिए भी बड़े बड़े जो वो जो हाथी को रहने का जो घर होता है वो बनाया गया था। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि राजशाही स्थापत्य का भी विकास, मंत्री परिषद के लिए सभा भवन का भी निर्माण किया गया था। ठीक है। तो ये सब के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। विजयनगर शैली में चालुक्य, होयसल, पल्लव, चोल शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। इन्होंने स्थानीय कठोर ग्रेनाइट जो पत्थर है उसका प्रयोग किया। शिल्प कला में सेलखरी का पत्थर का प्रयोग किया गया। धार्मिक स्थापत्य में मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिर की विशेषता सामने की ओर खुला स्तंभ हॉल हुआ करता था जिसको महामंडप कहा जाता है। मध्य भाग में इसी तरह बंद हॉल थे। इसके पृष्ठ पीछे वाले भाग में गर्भगृह हुआ करता था। दीवार पर शिकार करने, नाच, युद्ध के जीत के तरह तरह के चित्रकारी किए गए हुए थे। इसमें आपका विट्ठल स्वामी मंदिर जो है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके काल में बना था विट्ठल स्वामी मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो आपका देवराय द्वितीय के काल में प्रारंभ हुआ था बनना और कृष्ण देव राय और अच्युत राय के काल तक चलता रहा। यानी इतना समय तक यह विट्ठल स्वामी मंदिर बनता रहा। यह मंदिर 500 फीट लंबे, 9310 फीट चौड़ी एक 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इसमें गोपुरम गेट को कहा जाता है युक्त 3 प्रवेश द्वार है। मुख्य मंदिर मध्य भाग में स्थित है। यह विट्ठल रूपी विष्णु का मंदिर है। तो यानी यह मंदिर विट्ठल स्वामी मंदिर की शुरुआत हुआ देवराय द्वितीय के समय में ही, और कब तक चलता रहा, तो कृष्ण देव राय और अच्युत राय के शासन काल तक विट्ठल स्वामी मंदिर बनता ही रहा और यह विष्णु देवता को समर्पित है। दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है। उसी में आपका हजार मंदिर, विट्ठल मंदिर, कल्याण मंडप, देवताओं के विवाह भवन, ये सब बनाए गए। राजभवन में राजा का महल हम्पी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसमें राजा का दरबार हुआ करता था, हॉल हुआ करता था, दूसरा एक सिंहासन हुआ करता था। देखते हैं दक्षिण भारत का मूवी आप देखते होंगे तो वो सब में आपको दिखाता है। ठीक है।
प्रमुख था। सिंहासन और मंच को विजय भवन के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेवराय द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था सिंहासन। ठीक है। पेज बताता है, पेज एक इतिहासकार है, वो बताते हैं कि राजघराने की सेवा के लिए महारानी के लिए स्नानागार भी निर्मित किए गए थे। राज सिंहासन मंच एक ऊपर एक क्रमशः 3 घटते हुए चबूतरों के रूप में बना हुआ था। राजभवन की दीवारों पे फूलपत्ती और मनुष्यों की सुंदर आकृतियां निर्मित थी। ठीक है। एक महानवमी डब्बा हुआ करता था। महानवमी के दिन जो है वहां पे त्योहार उत्सव मनाए जाते थे। कमल महल हुआ करता था। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखाई देता है। संभवतः यह एक परिषद है, जो मंत्री परिषद था, राज का परिषद था, वो लोग वहां बैठते थे, जहां पर कि जो भी राज के परामर्शदाता होते थे उनका मिलना जुलना हुआ करता होगा। हाथियों के रखने के लिए भी अस्तबल बनाए गए थे। हम्फी का बाजार, पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पेज का नाम याद रखिएगा, जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा बताया। पेज एक इतिहासकार है। और फर्नाओ नूनीज ने हम्फी के बाजार का विस्तृत प्रकाश डाला है। पेज बताते हैं कि गली में कई तरह के व्यापारी रहते हैं। इनके पास सभी प्रकार के माणिक्य, जो हीरे मोती पत्थर है, हीरे जवाहरात और वस्त्र मिलते थे। हर शाम यहाँ पर मेला लगता था। ठीक है। और सामान्यतः जो है घोड़े, टट्टू, नींबू, संतरा, अंगूर, लकड़ी, ये सब की खरीद बिक्री होती थी। यहाँ के लोग सुंदर वस्त्र आभूषण पहनना पसंद करते थे। और इस प्रकार हम पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य अपनी विशेषताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है। तो मेन रूप से विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय द्वितीय का याद रखिएगा, किसने स्थापना किया, कब किया, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो है आयंगर व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नायकर व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। बहमनी साम्राज्य, तालीकोट का जो युद्ध हुआ है कब हुआ, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तुलुप वंश, सोलोप वंश, ये सब जो भी है अभी हमने पढ़ा है, तुलुप वंश, ये सालू वंश, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। और किसने स्थापना किया, इसके बारे में तो पूछा जा ही सकता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दो आपके एरिया में, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के पूछे जा सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव सेशन होगा तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। थ्योरी यही है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसी सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछते रहेगा। ठीक है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नाइन 10th के लिए सब पढ़ के जाइए। देखिए, केवल 1 to 5 वाले मॉडर्न विशेष रूप से पढ़िए, बिहार स्पेसिफिक और राष्ट्रीय आंदोलन। बाद बाकी लोग मेरे समझ से पूरा पढ़िए। बाद बाकी जो भी लोग हैं, चाहे HM के लिए हों, चाहे अन्य 6 to 12 के लिए हों, हिस्ट्री पूरा पढ़ के जाइए। कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता होता है, इसीलिए मैं ये कह दूं कि आप यही पढ़ के जाइए। और फिर अगर अलग से क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अभी टाइम है आपके पास, पर्याप्त टाइम है। आप लगभग चीज़ तो देख ही चुके होंगे और बार बार वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और अच्छे से आपको हर एक टॉपिक को समझाया हुआ है। ये सब सबके लिए महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक सेवा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सब टॉपिक सब में सेम ही चीज़ पढ़ना होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं है BPSC के लिए। हिस्ट्री मतलब सबको पढ़ना ही है। प्रशासनिक सेवा में 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको पूरे इतिहास को पढ़ना है, विश्व इतिहास को छोड़ कर। प्रशासनिक सेवा में विश्व इतिहास को छोड़ के सबको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन जरूर एनालिसिस करते रहिए, चर्चा में कर ही देता हूँ, परेशान नहीं होना है। जो भी टॉपिक है आपको वही करवाए जा रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बनेगा। मेहनत करते रहिए। ठीक है। बहुत जल्द टीचिंग एप्टीट्यूड आपका स्टार्ट कर देंगे। जो लोग HM वाले हैं उनके लिए शाम में 4 से, हो सकता है 4 से 5 में हम लगातार 10 दिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा के कंप्लीट कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके तर्क से ही बनता है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। बाकी जो भी सिलेबस है लगभग कोशिश किया जाएगा कि आपको फिर से रिवाइज कर दिया जाए। चलिए,
जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स को बाय कर लीजिए। वहीं पे सारे नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। ऑलरेडी क्लास कवर किया जा चुका है। क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हैं जिसमें आपके सारे रिकॉर्डेड सेशन, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।